So good morning students. Today we will discuss about the care of patient with dyspnea. डिस्निया होती क्या है? डिस्निया एक ऐसी मेडिकल टर्म है जिसे हम बोल सकते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब पेशेंट को ब्रीथ लेने के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, या ब्रीथ क्या है, बहुत ज़्यादा कम अमाउंट के अंदर पेशेंट की बॉडी के अंदर आ रही है, पेशेंट क्या है, सांस नहीं ले पा रहा है, तो उसे हम डिस्निया बोल देते हैं। ठीक है, तो डिस्निया के अंदर मेन चीज़ होती क्या है कि डिस्निया जो है वो एक मेडिकल टर्म है जिसे हम एयर हंगर के भी बोल सकते हैं, जैसे एयर हंगर में के अंदर भी हमने डिस्क्राइब कर रखा है। तो एयर हंगर मतलब पेशेंट की बॉडी के अंदर क्या है, एयर चाहिए। ठीक है। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की वजह से क्या हो जाती है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से क्या होता है, पेशेंट बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है, तो उसे हम लोग बोल देते हैं डिस्निया। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर आपको डेफिनेशन बता रखी है कि डिस्निया एक ऐसी मेडिकल टर्म है जिसे हम बोल देते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ठीक है, ब्रीथिंग की कमी, ठीक है, सांस लेने के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, जिसे हम डिस्क्राइब भी करते हैं एयर हंगर। ठीक है, कि पेशेंट को क्या है कि ये जिस तरह हम लोग किसी चीज़ की भूख होती है, उस तरह क्या है, हवा की भूख है। क्योंकि उसके अंदर क्या है, एयर की कमी है अंदर, और उसकी वजह एक बहुत क्या है, अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है पेशेंट के लिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपको ये बता रखा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड एंड टेम्पररी टू द सीरियस एंड लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, तो मेनली क्या हो जाता है कि जो डिस्निया है ना, ये कभी कभी तो बहुत कम माइल्ड सिचुएशन में भी होती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग पीरियड के लिए भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम तक भी क्या है, ये ब्रीथिंग की प्रॉब्लम पेशेंट को हो जाती है। तो इसलिए क्या है, डिस्निया को डायग्नोस करना और उसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है तो। ठीक है, तो बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से डिस्निया क्या होती है, अराइज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि अगर किसी भी पेशेंट को डिस्निया हो जाता है तो क्या फ़ील करता है पेशेंट। ठीक है, एक तो सबसे पहले सफोकेशन फील करेगा पेशेंट। सफोकेशन का मतलब जैसे कि उसका दम घुट रहा है, ठीक है, उस तरह का फील करेगा। इसके क्या है, चेस्ट जो है वो टाइट फील करेगा, मतलब पेशेंट को क्या है, सांस नहीं आ पा रही है, टाइटनिंग फील करेगा कि चेस्ट के अंदर कि वो सांस नहीं ले पा रहा है इसकी। और ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट ऐसा सोच रहा हो कि बस मैं ये आखिरी सांस ले रहा हूँ, ठीक है, अब इसके बाद में सांस नहीं ले सकता है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती है जो पेशेंट के अंदर, मतलब मन के अंदर आती है जब पेशेंट को क्या है, डिस्निया जैसी प्रॉब्लम होती है। तो ठीक है, कि सफोकेशन, दम घुटने जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, वो सांस नहीं ले पा रहा होता है, तो उसकी वजह से ऐसा लगता है कि हाँ, उसका चेस्ट बहुत टाइट हो रहा है, ये लास्ट ब्रीथ ही है, वो ब्रीथ नहीं ले पाएगा। ठीक है, बहुत मतलब हवा जो है उसके बॉडी के अंदर नहीं जा पा रही है। तो इस तरीके की क्या है, बहुत सारी चीज़ें जो है पेशेंट फील करता है जब भी उसे डिस्निया हो जाता है। हम देखते हैं नेक्स्ट कॉजेज़ कि क्या क्या कारण हैं जो डिस्निया कर रहे हैं। ठीक है, पेशेंट के अंदर जो डिस्निया सिम्टम्स अराइज कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहले तो एक तो अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है हमारी एयरवे के अंदर, ठीक है, कोई भी विंड पाइप के अंदर अगर कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन, कुछ भी फंस गया हो तो पेशेंट सांस नहीं ले पाएगा और उसकी वजह से डिस्निया हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोई भी कार्डियक प्रॉब्लम है लाइक स्टीमिया, ठीक है, मतलब अगर स्टीमिया जैसी, ठीक है, प्रॉब्लम हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि डिस्निया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। एनीमिया, ठीक है, ब्लड की कमी हो गई अंदर, ठीक है, अगर ब्लड नहीं रहेगा तो क्या ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी टिश्यूज़ के अंदर, तो उसकी वजह से भी क्या है, डिस्निया जैसी प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। एनजाइटी, ठीक है, पैनिक अटैक की वजह से, ठीक है, एनजाइटी की वजह से भी क्या हो जाती है, ये डिस्निया जैसी प्रॉब्लम कॉज हो सकती है। ठीक है, अगर कोई फियर वगैरह है, पेशेंट बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा है तो उसकी वजह से भी क्या है, एक्सेसिव रिएक्ट कर रहा है किसी चीज़ की वजह से, तो पैनिक अटैक की वजह से भी क्या होता है, सांस लेने के अंदर डिस्निया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से क्या है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई भी, सबसे पहले तो विंड पाइप अगर कोई भी क्या है ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है तो उसकी वजह से भी, ठीक है, अगर कोई कार्डियक प्रॉब्लम है, स्टीमिया वगैरह हो गया हो, या कोई एनीमिया हो गया हो, अगर कोई एनजाइटी हो रही हो पेशेंट को, तो इन चीज़ों की वजह से क्या है, ये डिस्निया हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या क्या सिम्टम्स है। ठीक है, अगर किसी भी पेशेंट को डिस्निया जैसी प्रॉब्लम अराइज होती है तो उसके लिए क्या क्या सिम्टम्स अराइज होंगे। सबसे पहले तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, सबसे पहले तो उसको सांस लेने के अंदर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसका हो जाएगा सफोकेटेड फील होने लगेगा।
ठीक है। सफोकेशन, जो सफोकेटेड है, दम घुटने जैसा प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से ब्रीथिंग की वजह से, ठीक है, कि ब्रीथ सांस नहीं ले पा रहा है, उसकी वजह से सफोकेशन पेशेंट क्या करेगा, फील करेगा। इसके अलावा लेबर्ड ब्रीथिंग, लेबर्ड ब्रीथिंग का मतलब क्या है, पेशेंट मुंह से सांस लेने की कोशिश करता है, ठीक है, नाक से उसको सांस नहीं आ रही तो वो मुंह से सांस लेने का ट्राई करता है, अगर उस कि ताकि क्या हो, सफोकेशन की प्रॉब्लम दूर हो। तो ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे कि पेशेंट क्या है, मुंह से सांस लेने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा टाइटनेस इन द चेस्ट, चेस्ट के अंदर टाइटनेस फील होगी कि क्या है, वो सांस अंदर और बाहर नहीं छोड़ पा रहा है, ठीक है, ऐसा पेशेंट को फील होगा। रैपिड या फिर शैलो ब्रीथिंग, या तो सांसें तेज़ तेज़ लेगा, ठीक है, या फिर सांसें धीरे धीरे लेगा। तो उस ब्रीथिंग पैटर्न को देखकर भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि हाँ, पेशेंट को डिस्निया है, ठीक है। तो सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, नेक्स्ट है सफोकेशन, नेक्स्ट है लेबर्ड ब्रीथिंग, नेक्स्ट है टाइटनेस इन द चेस्ट, और नेक्स्ट है रैपिड या शैलो ब्रीथिंग, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या है, इसके सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग देखते हैं नर्सिंग केयर। हम लोगों ने देख लिया डिस्निया क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है, ठीक है, जिसमें पेशेंट को क्या है, सांस नहीं ले पाता है, ठीक है, और उसकी वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल फील नहीं कर पाता है, ठीक है। इसके अंदर पेशेंट को लगता है कि हाँ, वो बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फील कर रहा है, चेस्ट टाइट फील हो रहे हैं उसको, ठीक है। इसके अलावा क्या है, वो सांस ले नहीं पाता है, ठीक है, वेल वेंटिलेटेड नहीं रहता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, पेशेंट फील करता है। क्या क्या कारण हो सकते हैं, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन, इस्टीमिया, ठीक है, इसके अलावा कोई भी एनीमिया जैसी कंडीशन होती है, ठीक है, बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से डिस्निया हो जाता है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कि पेशेंट सांस नहीं ले पाता है, या तो जल्दी जल्दी सांस लेता है या बहुत धीरे सांस ले पाता है, ठीक है। इसके अलावा सफोकेशन फील होता है पेशेंट को, ठीक है। तो ये सारे थे हम लोगों ने सिम्टम्स तक देख लिए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नर्सिंग केयर, कि नर्स को क्या केयर देनी चाहिए जब भी पेशेंट को क्या है, डिस्निया हो रहा हो, ठीक है। सबसे पहले तो एज ए नर्स हमने हमेशा सबसे पहले क्या करती है, IPR मेंटेन करेगी, ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करेगी पेशेंट के साथ में। क्यों, ताकि वो पेशेंट का कॉन्फिडेंस लेवल जीत सके, ठीक है, और उसकी एंजाइटी को क्या कर सके, कम कर सके, ठीक है। अगर एंजाइटी को कम करेगी तो ये बात है, नॉर्मली है कि अगर वो एंजाइटी की वजह से अगर पेशेंट को डिस्निया जैसी प्रॉब्लम हो रही है तो वो एंजाइटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और पेशेंट को ब्रीथिंग जैसी प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेगी नर्स, एक IPR इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करेगी पेशेंट के साथ में, ताकि क्या हो सके, है कि वो पेशेंट को के साथ में कोऑर्डिनेट कर सकें, ठीक है, उसकी डिस्निया जैसी सिचुएशन को क्या कर सके, कम कर सके, ठीक है, डिस्निया से रिलीव करा सके, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसके अंदर, नर्सिंग इन्वॉल्व केयरिंग एंड सपोर्टिंग पेशेंट एंड अलाउ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ट्रस्ट टू डेवलप बिटवीन द पेशेंट एंड दी नर्स, ठीक है। नर्स क्या कर रही है, नर्स अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है पेशेंट को कि वो एक ट्रस्ट रिलेशनशिप बना सके पेशेंट और नर्स के बीच, पेशेंट और नर्स के बीच में एक ट्रस्ट रिलेशनशिप बना सके, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगी, उससे बातें करेगी, उसके एंजाइटी वगैरह को दूर करेगी उनसे, ठीक है, क्वेश्चंस पूछेगी, आंसर देगी, ठीक है। दिस पेशेंट नर्स इंटरेक्शन आर एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजिंग पेशेंट विद डिस्निया, ठीक है। इस तरह क्या होता है, जब नर्स और पेशेंट के बीच में एक इंट्रैक्शन बनता है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी वजह से पेशेंट में क्या होगा, एक पेशेंट हमारे साथ कोऑपरेट करेगा और हम लोग क्या करेंगे, मैनेज कर सकते हैं डिस्निया जैसी सिचुएशन को, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले IPR मेंटेन कर लिया, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट करते हैं नर्सिंग असेसमेंट, ठीक है। नर्सिंग असेसमेंट में हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों असेसमेंट करेंगे, ठीक है, ऑब्जर्विंग के थ्रू भी, और सब्जेक्ट मतलब पेशेंट जो हमें बता रहा है कि उसे किस किस तरह का फील हो रहा है, ये सब चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे, ताकि हम लोग क्या कर सकें, समझ सके कि पेशेंट को जो भी ब्रीथिंग प्रॉब्लम है वो क्यों हो रही है, और हम लोग उसे क्या कर सकेंगे, मैनेज कर सकेंगे, ठीक है। तो नर्सिंग केयर के अंदर हम लोगों ने दो चीज़ें देखी। सबसे पहले चीज़ तो हमने ये देखी कि IPR मेंटेन करना है, ताकि हम लोग क्या कर सके, एक वर्किंग रिलेशनशिप बना सके पेशेंट और नर्स के बीच में, ठीक है। सेकेंड हम लोगों ने देखी कि हम लोगों को असेसमेंट करना है। असेसमेंट क्यों करना है, ताकि हम लोग ऑब्जर्व कर सके कि किन किन चीज़ों की वजह से पेशेंट को ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, और उस ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम को कम करने के लिए हम लोगों को क्या क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब किस किस टाइप के असेसमेंट में क्या क्या पूछेंगे हम लोग, कि हम लोग ये देखते हैं असेसमेंट के अंदर कि ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने के अंदर दिक्कत हो रही है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग पूछेंगे पेशेंट से कोई प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री है क्या,
ठीक है, या कोई पहले उसको रेस्पिरेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई पास्ट हिस्ट्री पेशेंट से पूछेंगे, तो इसकी वजह से हम लोगों को पता चलेगा कि हाँ प्रीवियस अगर पेशेंट को कोई भी हिस्ट्री होती है रेस्पिरेशन से रिलेटेड, तो हम लोगों को पता चलता है कि हाँ उस प्रीवियस हिस्ट्री की वजह से ही अभी प्रॉब्लम हो रही है, और हम लोग क्या करते हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को, ठीक है। इसके अलावा कोई भी पास्ट मेडिकेशन, ऐसी कोई मेडिसिन है जो क्या कर रही है पेशेंट को सूट नहीं हो रही है, तो उस मेडिकेशन की वजह से भी क्या हो सकता है, कभी कभी डिस्निया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा कोई स्मोकिंग हिस्ट्री, पेशेंट अगर स्मोकिंग वगैरह करता हो तो उसकी वजह से भी क्या हो सकती है, डिस्निया हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग क्या करते हैं असेसमेंट के अंदर पेशेंट से पूछेंगे, ठीक है, कि आपको जो ब्रेथ, ये जो सांस लेने में दिक्कत हो रही है वो क्यों हो रही है। इसके अलावा आपकी कोई अगर मेडिकल हिस्ट्री है पहले की जिसकी वजह से आपको ये जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ पेशेंट को इस वजह से क्या हो सकता है, डिस्निया जैसी प्रॉब्लम हो रही है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। इसके अलावा कोई पास्ट अगर मेडिकल हिस्ट्री है, मेडिकेशन से रिलेटेड हिस्ट्री है, कोई स्मोकिंग हिस्ट्री है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट से पूछेंगे, असेस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, नर्सिंग केयर हम लोग पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट रहता है हमारा IPR मेंटेन कर लिया, ठीक है, असेसमेंट कर लिया। सेकंड रहता है ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट, ठीक है, जब भी हम लोग क्या कर रहे हैं पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, वो तो हमारा था सब्जेक्टिव, जिसमें हम लोग क्या किया, पेशेंट से पूछा, पेशेंट ने बताया कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ है कि मैंने पहले भी मुझे ऐसा हुआ था, मैं स्मोकिंग करता था, ठीक है, ये मेडिसिन ली थी तो पहले भी ऐसा हुआ था, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पूछी थी तो पेशेंट ने बताई थी। ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट, अब नर्स क्या कर रही है, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट के थ्रू क्या कर रही है, असिस कर रही है पेशेंट को, ठीक है। जैसे ही क्या क्या असिस करेगी, सबसे पहले तो बहुत सारी ऑब्जर्वेशन, पेशेंट को जब भी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसके अंदर क्या क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम पेशेंट का कलर देखेंगे, ठीक है, पेशेंट का कलर देखेंगे। क्यों, क्योंकि मेनली साइनोसिस कंडीशन क्या होती है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन के ऊपर क्या है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से ब्लू कलर की स्किन दिखने लग जाती है, ठीक है। वो मेनली कहाँ कहाँ दिखती है, वो आपको लिप्स के ऊपर दिखेगी, ठीक है, इसके अलावा ईयर लोब, माउथ हमारे मुंह के अंदर दिखेगी, ठीक है, फिंगर है उसके ऊपर, ये अपना हैंड्स के ऊपर, ये यहाँ पर हम लोगों को क्या दिखेगी, यहाँ पर ब्लूइश डिस्कलरेशन दिखेगा, ठीक है, नीली कलर की स्किन दिखने लग जाएगी ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जर्विंग जो फर्स्ट होता है, ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट कलर, सबसे पहले हम पेशेंट के कलर को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि कोई साइनोसिस तो नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि मेनली बहुत ज़्यादा जब भी ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर लो हो जाता है तो पेशेंट को साइनोसिस जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो इससे हम अगर पेशेंट को इस तरह की साइनोसिस किसी भी जगह पर है, लाइक लिप्स पर है, माउथ पर है, फिंगर्स पर है, तो ये चीज़ क्या करती है कि बहुत कम अमाउंट के अंदर पेशेंट के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है पेशेंट के अंदर, ठीक है, तो उसकी वजह से हम लोग उसको क्या देंगे, उसके अकॉर्डिंग है हम लोग उसको ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। नेक्स्ट रहता है हमारा पेशेंट की पोजीशन, ठीक है, जब भी हम लोग क्या करते हैं, मेनली क्या होता है, जब भी हम लोग पेशेंट को अपराइट पोजीशन मतलब फ्लैट एकदम लेटा देते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं, पेशेंट क्या है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। जब भी हम लोग क्या करते हैं, या ऑब्जर्व करेंगे हम पेशेंट को हम लोग एकदम सीधा लेटाएंगे तो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है, तो इससे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ पेशेंट को ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ देखी, सबसे पहले तो हमने ये देखी कि पेशेंट को साइनोसिस तो नहीं है, स्किन के ऊपर कोई ब्लूइश डिस्कलरेशन वगैरह तो नहीं है, अगर ब्लूइश डिस्कलरेशन वगैरह है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि पेशेंट को क्या है, बहुत ज़्यादा लो अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन जो है पेशेंट की बॉडी के अंदर है। इसके अलावा हम लोगों ने ऑब्जर्व किया पेशेंट की पोजीशन को देखकर, ठीक है, कि हम लोगों ने पेशेंट को सिटिंग अपराइट पोजीशन के अंदर, ठीक है, सीधा बैठाया या लेटाते हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्रीथ लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों के जो है हमने ऑब्जर्व किया। इसके अलावा हम लोग विजुअल एनालॉग स्केल, ठीक है, मैंने आपको लास्ट में भी बताया था विजुअल एनालॉग स्केल क्या होता है, मतलब पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू हम लोग देखेंगे कि हाँ पेशेंट को बहुत ज़्यादा सांस लेने के अंदर दिक्कत हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग विजुअल एनालॉग स्केल भी क्या है, एक यूज़फुल टूल हो सकता है आइडेंटिफाई करने का या ऑब्जर्व करने का डिस्निया को, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो भी हम लोग
ले ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो एक्यूरेटली क्या है रिकॉर्ड होना चाहिए पेशेंट की फ़ाइल के अंदर। जो भी एबनॉर्मलिटी आ रही है वो हम लोग क्या करेंगे, एक्यूरेटली रिकॉर्ड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या देंगे, ट्रीटमेंट देंगे पेशेंट को। लास्ट वाले के अंदर, लास्ट पॉइंट के अंदर ये आ जाता है कि जो भी ऑब्जर्वेशन हम लोग लेते हैं वो हम लोग एक और किससे असिस कर सकते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर से, जिसके अंदर क्या होता है, पल्स ऑक्सीमीटर के अंदर हम लोगों को ये चीज़ पता लग जाती है कि कितने अमाउंट के अंदर जो है रेट फ्लो है, ठीक है, कितने अमाउंट के अंदर हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन है, ठीक है। तो मेनली 95 रह जाती है, अगर 98 95 ये नॉर्मल रहती है, 95 बिलो 93 बिलो हो जाती है तो हाँ ठीक है, तो क्या है, माइल्ड डिस्निया जैसी कंडीशन पेशेंट को है, ठीक है। तो हम लोग इन चीज़ों से ऑब्ज़र्व करते हैं और ये जो भी ऑब्जर्वेशन के अंदर जो भी रिकॉर्ड्स हम लोग लेते हैं वो रिकॉर्ड हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट के रिकॉर्ड के अंदर लिखते हैं और वैसा का वैसा चार्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या देते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है आपका फिजियोलॉजिकल केयर। फिजियोलॉजिकल केयर हम लोगों को क्यों देनी चाहिए, फिजियोलॉजिकल केयर हम लोगों को इसलिए देनी चाहिए क्योंकि मेनली ये एनजाइटी को कम करता है, ठीक है। हम लोगों को पेशेंट को, हम लोग दूसरी भाषा में इसको बोल सकते हैं एक डाइवर्शनल थेरेपी, ठीक है, कि पेशेंट के माइंड को डाइवर्ट करेंगे तो उसकी वजह से क्या है, उस चीज़ को सोचने के, पेशेंट क्या है जो भी प्रॉब्लम हो रही है उस चीज़ को सोचना कम कर देगा और उस चीज़ की वजह से वो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ठीक है। तो डिस्निया भी एक ऐसी चीज़ होती है, डिस्निया में पेशेंट क्या है, सांस लेने के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। मेनली क्यों हो रहा है, हम लोगों ने इसका एक कारण पढ़ा था, एनजाइटी की वजह से भी हो रहा है, ठीक है। तो अगर पेशेंट को क्या है, एनजाइटी भी है, अगर किसी चीज़ की टेंशन हो जाती है, ठीक है, डर लगता है, किसी चीज़ की टेंशन हो जाती है तो इसकी वजह से पेशेंट क्या हो सकता है, और भी ज़्यादा उसको क्या है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो हम लोगों को मेनली हमारा नर्सिंग इंटरवेंशन इसमें क्या होना चाहिए कि पेशेंट की एनजाइटी को हम लोगों को कम करना है। अब उसकी एनजाइटी को हम लोग कैसे कम करेंगे, उससे बात करके उसे इसकी एनजाइटी को कम करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग उसे बोलेंगे ना, एकदम काम, बहुत ज़्यादा आराम से उससे बात करनी है, ठीक है। उसको हम लोगों को एडवाइस देनी है कि आप धीरे धीरे सांस लिया कीजिए, ठीक है। इसके अलावा जो भी हम लोग कर सकते हैं एनजाइटी को कम करने के लिए वो सारी चीज़ें हम लोग करेंगे ताकि क्या हो, पेशेंट की एनजाइटी को हम लोग कम कर सकें और डिस्निया की प्रॉब्लम को हम लोग क्या कर सकें, थोड़ा रिलीव कर सकें, पेशेंट को डिस्निया से रिलीव कर सकें, ठीक है। इसके अलावा क्या करेंगे कि अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बैक को जेंटली रब करेंगे, ठीक है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, पेशेंट थोड़ा रिलैक्स होगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी इफेक्ट उसका क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। अगर बहुत जल्दी जल्दी सांस ले रहा है तो वहाँ धीरे धीरे सांस लेने लग जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है पेशेंट की, ताकि पेशेंट को ऐसा लगता है कि हाँ इन चीज़ों की वजह से मेरा डिस्निया की जो भी प्रॉब्लम है वो कम हो रही है, ठीक है। तो मेनली हमारा फिजियोलॉजिकल केयर के अंदर जो भी उसकी फिजियोलॉजिकल केयर है, जो एनजाइटी को कम करना है, ठीक है, एनजाइटी को कम करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल केयर के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंश्योरिंग द रूम इज़ वेल वेंटिलेटेड। इसके अलावा क्या है, हम लोग को पता होना चाहिए कि जो भी रूम में पेशेंट रह रहा है वो वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, ताकि क्या है, पेशेंट को सफोकेशन ना हो ब्रीथिंग प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है। अंदर हवा आने और जाने का साधन होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा डिस्ट्रैक्ट करना है पेशेंट को, ताकि वो क्या कर सके, उसकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम पर ध्यान ना दें और हम लोग क्या कर सके, उसकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम को कम कर सकें, ठीक है। जैसे डाइवर्शनल थेरेपी में हम लोग क्या करते हैं, ये चीज़ करते हैं, पेशेंट के माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और डिस्ट्रैक्शन की वजह से मेनली क्या हो जाता है, पेशेंट उस प्रॉब्लम पर ध्यान नहीं दे पाता है और पेशेंट की वो प्रॉब्लम क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग क्या कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल केयर के अंदर हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पोजीशनिंग। पोजीशनिंग का डिस्निया के अंदर ये रोल होता है कि अगर हम क्या है, पेशेंट को मेनली कंफर्टेबल पोजीशन देना है ताकि वो क्या कर सके, अच्छे से सांस ले सके इस कंडीशन में, ठीक है। तो मेनली उसका क्या है, जो भी फिजियोलॉजी हमारी बॉडी के अंदर जो लंग्स हैं उस पर इफ़ेक्ट बहुत उस पर एफर्ट क्या हो, बहुत कम पड़े और उसकी वजह से पेशेंट क्या हो, अच्छे से सांस ले सके, मतलब लंग्स को एक्सपेंड होने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए पड़ती है, इसलिए हम लोगों को मेनली क्या है, पोजीशनिंग पर ध्यान देना चाहिए डिस्निया के अंदर, ठीक है। मेनली इसके अंदर क्या है, फाउलर सेमी फाउलर पोजीशन हम लोग पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं ताकि पेशेंट क्या हो सके, अच्छे से सांस ले सके। इसके अलावा थोड़े से क्या हो,
जब भी फाउलर सेमी फाउलर पोजीशन हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, उसकी बैक को हम लोग सपोर्ट देते हैं पिलोज से, ठीक है। और इसके अलावा क्या हो जाता है, उसका जो फुट है उसको भी हम लोग क्या देते हैं, एक पिलो से सपोर्ट देते हैं, ताकि वो क्या हो सके, पेशेंट नीचे की तरफ खिसक ना पाए, ठीक है। तो ये पोजिशनिंग का था। द एम व्हेन पोजिशनिंग अ पेशेंट विद डिस्निया इज़ टू मैक्सिमाइज रेस्पिरेटरी फंक्शन while रिड्यूसिंग फिजिकल एफर्ट, ठीक है। क्या है इसका एम मेनली क्या है डिस्निया के अंदर, कि हम लोग क्या कर सके, रेस्पिरेटरी फंक्शन को तो बढ़ा सके, जबकि फिजिकल एफर्ट उसके अंदर बहुत कम हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, मेनली पोजीशन के अंदर दे सकते हैं, कि जब भी हम लोग क्या है पेशेंट को फाउलर या सेमी फाउलर पोजीशन दे रहे हो, तो उसके अंदर हम लोग को क्या देना है, पेशेंट के बैक को अच्छे से सपोर्ट रखना है, पेशेंट के फुट को अच्छे से सपोर्ट रखना है, ठीक है, ताकि वो अच्छे से क्या कर सके, सांस ले सके, ठीक है। और इसके अलावा और भी कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन हम लोग को देखना है। कोई कोई पेशेंट क्या है बेड पर कंफर्टेबल नहीं होता है, ठीक है। कोई कोई पेशेंट क्या है कार्डियक टेबल जिसे हम लोग बोलते हैं उसके, या फिर बेड टेबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसका हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर सपोर्ट रख कर क्या है, आगे की तरफ झुक कर रेस्ट कर भी सकते हैं पेशेंट, ठीक है। तो ये भी एक कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन है, ठीक है, कि बैठना, ठीक है, एज के ऊपर बैठना है। इसके अलावा आम जो भी हमारा बेड साइड टेबल होती रहती है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कार्डियक टेबल, उसके ऊपर पिलो रख कर क्या है पेशेंट वहाँ पर रेस्ट कर सकता है, तो वो भी उसके लिए कंफर्टेबल पोजीशन है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है हम लोग क्या है पोजीशंस हम लोग देकर डिस्निया से रिलीव कर सकते हैं। पोजीशन देने के टाइम पर हम लोगों को क्या करना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जितने भी प्रोमिनेंट एरियाज़ है पेशेंट के, ठीक है, जो हील्स है, एंकल्स है, सैक्रम, एल्बोज, ठीक है, जो भी बोनी प्रोमिनेंस है उस पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। क्यों? क्योंकि वैसे भी पेशेंट के क्या है हाइपोक्सिया कंडीशन के अंदर है, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है पेशेंट के अंदर, बहुत कम अमाउंट के अंदर, सांस लेने में वैसे ही दिक्कत है, सांस लेने में दिक्कत है, तो क्या है ऑक्सीजन क्या है टिश्यूज़ और सेल्स तक नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है। हाइपोक्सिया के अंदर पेशेंट क्या है आ सकता है, तो रिस्क फैक्टर है, जिसकी वजह से क्या हो सकती है, स्किन जो है ब्रेक डाउन हो सकती है बोनी प्रोमिनेंस के ऊपर से, ठीक है। जितने भी बोनी प्रोमिनेंस है वहाँ से स्किन क्या हो सकती है, ब्रेक डाउन हो सकती है और बेड सोर होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, टाइम टू टाइम ये चीज़ भी असेस करती रहनी है कि पेशेंट को क्या है कोई स्किन ब्रेक डाउन तो नहीं है, ठीक है, उसके स्किन इंटीग्रिटी को असेस करना चाहिए, ताकि हम लोग पेशेंट को क्या कर सकें, डिस्निया के साथ साथ उसे बेड सोर से भी प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। तो पोजीशन में हम लोगों ने ये देखा। इसके अलावा पेशेंट हु एक्सपीरियंस डिस्निया व्हेन दे आर वॉकिंग शुड बी इनकरेज टू अडॉप्ट अ पोजीशन दैट अलाउ गुड लंग एक्सपेंशन, ठीक है। अगर पेशेंट क्या है अगर चल फिर रहा है तो हम लोगों को उसे इनकरेज करना है कि आप ऐसी पोजीशन लो जिसमें क्या है लंग एक्सपेंशन ज़्यादा हो, ठीक है, सांस लेने के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इस नेक्स्ट आ जाता है, हम लोगों ने पोजीशन देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड स्पूटम क्लियरेंस, ठीक है। बहुत सारी ब्रीथिंग एक्सरसाइज, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ठीक है, और स्पूटम क्लियरेंस की वजह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्निया को रिलीव कर सकते हैं। कैसे? ब्रीथिंग एक्सरसाइज के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज वगैरह जो है ये बहुत बेनिफिट होती है पेशेंट के लिए, बेनिफिशियल होती है पेशेंट के लिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि एक्सरसाइज करने से लंग की कैपेसिटी एक्सपेंशन तो ये बढ़ जाती है, ठीक है। और इसके अलावा जो स्पूटम क्लियरेंस है, ठीक है, तो स्पूटम क्लियरेंस भी ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि स्पूटम अगर ज़्यादा थिक होता है तो हमारे एयरवे को क्या कर देता है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, ठीक है। तो हम लोगों को पेशेंट को बोलना है कि जो स्पूटम है उसे एक्सपेक्टोरेट करें, ठीक है, और उसे बाहर की तरफ निकालें ताकि उसका एयरवे क्लीन रहे और वो अच्छे से सांस ले पाए, ठीक है। तो इसके अंदर ये चीज़ है कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज की वजह से और स्पूटम क्लियरेंस की वजह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पेशेंट को डिस्निया से प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ब्रीथिंग एक्सरसाइज कैन बी हाईली बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट विद क्रॉनिक डिस्निया, ठीक है। बहुत सारी जो मतलब लॉन्ग टर्म से जो भी पेशेंट है जो डिस्निया से सफ़र कर रहा है, ठीक है, बहुत लॉन्ग टाइम से, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो सकता है, वो अपनी ब्रीथिंग पर कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। अगर उसे ज़्यादा जल्दी ब्रीथिंग आ रही है तो उसको स्लो डाउन भी कर सकता है, बहुत कम धीरे धीरे ब्रीथिंग हो रही है तो वो उसे ज़्यादा भी कर सकता है। तो हम लोगों को बतानी है पेशेंट को, सारी एक्सरसाइज हम लोगों को पेशेंट को बतानी है ताकि हम लोग उसे क्या कर सकें, ब्रीथलेसनेस से प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। इसके अलावा क्या है, उसे हम लिए ये भी बताना है कि जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज है ये हम लोगों को रेगुलर डेली बेसिस पे करनी है, ठीक है। जब भी उसको सांस लेने में दिक्कत हो तब उसे करनी है, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों को ताकि वो क्या कर सके, डिस्कम्फर्ट से प्रिवेंट कर सके। इसके अलावा क्या हो,
रिमूविंग स्पूटम कैन रिड्यूस द डिस्निया। ठीक है, जब भी हम लोग क्या करते हैं, स्पूटम है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, डिस्निया को हम लोग कम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो स्पूटम होता है वो हमारे एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, इसलिए हम लोगों को पेशेंट को इनकरेज करना है कि क्या हो, जितना भी स्पूटम है उसे क्या कर सके, एक्सपेक्टोरेट कर सके। ठीक है, और डिस्पोज कर दे, मतलब बाहर की तरफ निकाल दे, ताकि वो क्या हो जाए, ताकि जितना भी है हमारा एयरवे वो क्लियर रहे और पेशेंट क्या है, अच्छे से सांस ले पाए। ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर स्पूटम पॉट भी अवेलेबल होते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, रोज़ चेंज करते हैं ताकि क्रॉस इन्फेक्शन से बच सकें। तो जो भी हम लोग स्पूटम को एक्सपेक्टोरेट कर रहे हैं, बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, उसको हम कैसे फेंकेंगे, या तो हम उसे कैसे एक्सपेक्टोरेट करेंगे, या तो किसी टिश्यू के अंदर एक्सपेक्टोरेट करेंगे, निकालेंगे बाहर की तरफ, या फिर हम किसी स्पूटम पॉट, ठीक है, स्पूटम का मग रहता है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उस स्पूटम को एक्सपेक्टोरेट कर सकते हैं और उसे डिस्पोज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन कैसे डिस्निया से प्रिवेंट करेगी, क्यों मेनली क्या होता है कि ओरल हाइजीन में जो भी अनकॉन्शियस पेशेंट रहते हैं वो क्या होते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम उनके ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रहती है। ठीक है, उन ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रहेगी तो उसकी वजह से इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होने के चांसेस रहते हैं ओरल म्यूकोसा के, और उसकी यही ओरल म्यूकोसा के इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन मेनली क्या हो जाता है, हमारी एयरवे तक पहुंच जाती है और एयरवे से हमारा रेस्पिरेशन प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो एक नेचुरल ह्यूमिडिफिकेशन का काम भी करता है ओरल हाइजीन, इसलिए फ्लूइड्स वगैरह हम लोग को क्या देना चाहिए, इसके अलावा फ्लूइड्स वगैरह पेशेंट को प्रोवाइड कराना चाहिए, और रेगुलर माउथ केयर हम लोगों को पेशेंट को दिलानी चाहिए, ताकि क्या कर सकें, हम ब्रीथिंग प्रॉब्लम से बच सकें। ठीक है, नेक्स्ट रहता है हमारा ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ठीक है, ईटिंग और ड्रिंकिंग कैसे हेल्पफुल है डिस्निया के अंदर। मेनली पेशेंट क्या होता है, जो भी पेशेंट डिस्निया से सफ़र कर रहा होता है, ठीक है, तो जब भी पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि वो खा सके या पी सके, जिसकी वजह से पेशेंट क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, माल नरिश्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को बचाना है पेशेंट को इन चीज़ों से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को ड्रिंकिंग मतलब डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करने के लिए हम उसे पानी देंगे। ठीक है, जो भी लिक्विड फ्लूइड रहता है वो हम लोग उसे देंगे, खाने पीने से बचाने के लिए हम लोग, ठीक है, माल नरिशमेंट से बचाने के लिए जो भी खाने पीने की चीज़ है वो हम लोग रेगुलर बेसिस पे पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे, ताकि क्या हो, पेशेंट को ड्राई माउथ, रिटेंशन ऑफ स्पूटम एंड कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग उस जो क्या कर सकें, उसको अवॉइड कर सकें। ठीक है, और उसकी वजह से क्या है, जो भी मेनली क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर भी अगर हम लोग पेशेंट को फूड दे देते हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो भी हमारा डायफ्राम रहता है ना वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को रेगुलर अमाउंट के अंदर, ठीक है, फ्रीक्वेंट मील देंगे। ठीक है, कम अमाउंट के अंदर हम लोग क्या देंगे, उसे बार बार खाना खिलाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा फूड जो है वो हम एक बार के अंदर पेशेंट को प्रोवाइड नहीं कराएंगे डिस्निया के अंदर। ठीक है, तो डिस्निया के अंदर मेनली ये चीज़ है कि अगर कोई भी पेशेंट डिस्निया से अगर क्या है सफ़र कर रहा है तो उसकी वजह से क्या हो, मेनली पेशेंट को खाने पीने के अंदर भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अगर हम लोग उसे नहीं खिलाएंगे तो पेशेंट को माल नरिशमेंट हो जाएगा, और अगर ज़्यादा खिला दिया तो क्या है, पेशेंट का जो डायफ्राम है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा, और डायफ्राम वर्क नहीं करेगा तो क्या है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए हम लोग उसे फ्रीक्वेंट मतलब धीरे धीरे रेगुलर अमाउंट के अंदर स्मॉल फ्रीक्वेंट मील जो है हम लोग उसे देते रहेंगे, ताकि वो क्या है, उसका जितना भी न्यूट्रिशनल नीड है वो क्या है, फुलफिल होती रहे और इम्प्रूव होती रहे। ठीक है, तो यही चीज़ है। नेक्स्ट आ जाता है आपका मेडिकेशन। बहुत सारी मेडिसिन होती है डिस्निया के अंदर। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग क्यों हो रही है, या तो हमारे ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से, ठीक है, हो रही है, तो इसमें मेडिकेशंस होती है जो हम लोग वो देकर भी क्या कर सकते हैं, हम उसको डिस्निया की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स मेनली क्या कर देते हैं कि हमारी जितनी भी एयरवे है उसको क्या कर देता है, डायलेट कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट क्या है, अच्छे से सांस लेता है। तो ब्रोंकोडायलेटर्स मेडिसिन होती है जो हम डिस्निया के अंदर दे सकते हैं, ताकि पेशेंट क्या हो, अच्छे से सांस ले सके। इसके अलावा ऑक्सीजन थेरेपी हम लोग पेशेंट को देते हैं। ठीक है, अगर पेशेंट क्या है, बहुत हाइपोक्सिया जैसी कंडीशन के अंदर है तो हम लोग क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ड्रग्स जो है, ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो एक ड्रग का ही काम करता है।
ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीजन मास्क के थ्रू या नेजल कैनुला के थ्रू पेशेंट को क्या है ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। मेनली 4 ml पर लीटर हम लोग क्या करते हैं उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, ताकि वो क्या हो पेशेंट के अंदर क्या है ऑक्सीजन जो है उसकी रेट फ्लो रेट क्या है नॉर्मल चलती रहे और पेशेंट को डिस्निया जैसी प्रॉब्लम अराइज ना हो। ठीक है। नेक्स्ट आता है ह्यूमिडिफिकेशन भी ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि रेगुलर बेसिस पे अगर हम लोग क्या कर रहे हैं ऑक्सीजन देते जा रहे हैं तो उससे क्या हो जाता है जो भी हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ड्राई हो जाती है। ठीक है। तो ह्यूमिडिफिकेशन से क्या हो जाता है कि पेशेंट क्या है कि थोड़ा सा उसमें ह्यूमिडिफाई मतलब थोड़ी सी नमी आ जाती है, जिसकी वजह से क्या है हम ओरल म्यूकोसा मेम्ब्रेन को ड्राई होने से बचा सकते हैं। ठीक है। तो ह्यूमिडिफिकेशन भी ज़रूरी होता है ड्राइंग ओरल म्यूकोसा में ड्राइंग जो है म्यूकस मेम्ब्रेन से प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है। अगर ड्राई हो जाएगा तो स्पूटम क्या है अंदर ही रिटेंड हो जाएगा। ठीक है। और पेशेंट को क्या है डिस्निया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है ऑक्सीजनेशन के बाद भी। ठीक है। नेक्स्ट रहता है हमारा ऑक्सीजनेशन थेरेपी हो गई। नेक्स्ट रहता है हमारा इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स को इनहेल्ड करना है। मेनली मैंने बताया कि ब्रोंकोडायलेटर्स क्या करते हैं हमारी जो एयरवे है उसको क्या कर देते हैं जो स्मूथ मसल्स है उसको रिलैक्स कर देते हैं। ठीक है। वो कंस्ट्रिक्ट होती है ब्रोंकोडायलेटर्स की वजह से वो क्या हो जाती है वहाँ का एयरवे की जो स्मूथ मसल्स होती है वो डायलेट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है प्रॉपर ऑक्सीजन का फ्लो होता रहता है बॉडी के अंदर। ठीक है। तो दीज आर कॉमनली प्रिस्क्राइब टू ट्रीट द डिस्निया। हम लोग डिस्निया के अंदर इसे मेनली दे सकते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो जाता ठीक है दे सकते हैं अगर पेशेंट को ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, अगर कोई अस्थमा हो पेशेंट को। ठीक है। अगर उसकी वजह से पेशेंट को क्या है ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम है तो हम लोग उसे ब्रोंकोडायलेटर्स क्या कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। ये क्यों हेल्पफुल है ब्रोंकोडायलेटर्स? दीज ड्रग्स हेल्प टू ओपन द एयरवे बाय रिलैक्सिंग द ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स। जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स हैं हमारे जो एयरवे के अंदर वेंट पाइप के अंदर जो भी स्मूथ मसल्स है उसको मेनली क्या कर देती है रिलैक्स कर देती है और डायलेट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो भी एयर का ठीक है एयर का जो फ्लो रहता है वो नॉर्मल रहता है। ठीक है। नेक्स्ट रहता है हमारा कि ब्रोंकोडायलेटर्स के अलावा भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी क्या देते हैं हम लोग पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मेनली क्या होते हैं एक ऐसी ड्रग्स होती है जो मेनली इन्फ्लामेशन को ठीक है स्वेलिंग को कम करती है। ठीक है। इसके अलावा डायूरेटिक्स भी पेशेंट को दे सकते हैं और इसके अलावा एंटीबायोटिक्स भी पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है। अगर कोई भी इन्फेक्शन वगैरह हो रहा हो तो उसको कम करने के लिए एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं, डायूरेटिक्स भी दे सकते हैं। अगर कोई फ्लूइड ओवरलोड हो गया हो पेशेंट के अंदर ठीक है तो उस फ्लूइड को कम करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं डिस्निया जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन्फ्लामेशन हो गया अगर विंड पाइप के अंदर तो उस इन्फ्लामेशन को कम करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं नॉर्मल ब्रीथिंग कर सकते हैं। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ये एंटीबायोटिक और जो डायूरेटिक्स हैं ब्रोंकोडायलेटर्स हैं ये हम लोग एज ए मेडिसिन क्या है प्रिस्क्राइब कर सकते हैं पेशेंट को डिस्निया के अंदर। इसके अलावा अगर हम पेशेंट क्या है बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस से मतलब क्रॉनिक ब्रेथलेसनेस है बहुत लॉन्ग टर्म के साथ में ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम है तो हम लोग क्या करेंगे उसे असेस करेंगे पेशेंट को डेली लाइफ के बेसिस पर कि आप लोगों को क्या करना है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। इसके अलावा बहुत सारी जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है बहुत सारी टीम्स क्या करती है अलग अलग काम करती है अगर किसी भी पेशेंट को क्रॉनिक ब्रीथिंग की प्रॉब्लम है तो। ठीक है। क्रॉनिक ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम है तो वो पेशेंट क्या तो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम मतलब जो टीम होती है ठीक है नर्सिस की टीम वो अलग अलग काम करती है। जैसे कि क्या काम करेगी जैसे एक है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ठीक है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ये देखेगा कि उसके घर के आसपास का एनवायरनमेंट ठीक तो है कि कहीं पेशेंट के जो घर है वो किसी क्या है ऐसी जगह तो नहीं है कोई फैक्ट्रीज़ के जहाँ पर धुआं वगैरह निकलता हो तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है पेशेंट को ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। फिजियोथेरेपिस्ट क्या करेगा पेशेंट को ब्रीथिंग रिलेटेड एक्सरसाइज के बारे में बताएगा सिखाएगा उसे ताकि वो क्या कर सके ब्रीथिंग को कंट्रोल कर सके। इसके अलावा स्पूटम क्लियरेंस टेक्निक के बारे में बताएगा ताकि स्पूटम को क्या कर सके वो बाहर की साइड में एक्सपेक्टोरेट कर सके और ऑब्स्ट्रक्शन से रिमूव जो भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है स्पूटम की वजह से विंड पाइप के अंदर उसको रिमूव कर सके। ठीक है। सोशल वर्कर उसे क्या करेगा असिस्ट करेगा कि आपको कैसे ना घर पर केयर करनी है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे अगर कोई भी ब्रेथलेसनेस
से रिलेटेड अगर किसी भी पेशेंट को बहुत लॉन्ग टाइम से अगर ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम है तो नर्स क्या करेगी, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ में बहुत सारी टीम जो है उस एक पर्सन के ऊपर काम करेगा ताकि वो क्या कर सके, उस ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम को कम कर सके। इसके अलावा पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन, ठीक है, ये भी क्या है कि ये भी क्रॉनिक जो भी हम लोग बहुत लॉन्ग टाइम से रहते हैं, जो भी लॉन्ग टाइम से सफ़र कर रहे हैं डिस्निया से, उसके अंदर हेल्प करेगा, जिसमें वो खुद ये जो पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन के जितने भी मेंबर्स रहते हैं, टीम मेंबर्स, वो क्या करेंगे, पेशेंट को फिजिकल एक्सरसाइज के लिए इनकरेज करेंगे। इसके अलावा उसे हेल्थ एजुकेशन देंगे कि आपको कैसे अपनी है ना ब्रीथिंग को मेंटेन करके रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट रहता है हमारा ड्राई एंड मॉइस्ट इन्हेलेशन। ड्राई और मॉइस्ट इन्हेलेशन मेनली क्या होता है, ये इस तरह के इन्हेलेशन होते हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, हमारे इन्हेल करते हैं नोज़ के थ्रू या माउथ के थ्रू, जो हमारे क्या है लंग्स के अंदर तक जाते हैं और लंग्स के अंदर तक जाते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, इफ़ेक्ट देते हैं, ठीक है, जो भी हमारी प्रॉब्लम हो रही है उसको रिलीव करते हैं, ठीक है। ये ड्राई और मॉइस्ट इन्हेलेशन, ये जो इन्हेलेशन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, ड्राई और मॉइस्ट इन्हेलेशन, ठीक है। जो भी हम लोग क्या करते हैं, जो भी ड्रग्स इन्हेल करते हैं वो हम लोग दो इफ़ेक्ट डालने के लिए करते हैं, या तो लोकल इफ़ेक्ट के लिए भी, पर्टिकुलर एक लोकल इफ़ेक्ट के लिए भी करेंगे, या फिर जनरल ऑल ओवर बॉडी के इफ़ेक्ट के लिए भी करेंगे, ठीक है। तो जो भी हम लोग लोकल इफ़ेक्ट के लिए ड्रग्स को इन्हेल करते हैं वो कौन से होते हैं, स्टीम इन्हेलेशन, ठीक है, ताकि हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा कफ होता है, कोल्ड के अंदर कफ या कंजेशन हो जाता है ना चेस्ट के अंदर, तो हम स्टीम को क्या करते हैं, स्टीम लेते हैं, भाप लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या है, वो कंजेशन से रिलीफ होता है, ठीक है। और जनरल इफेक्ट के अंदर मेनली क्या आता है कि पूरी बॉडी के लिए जो भी हम लोग ले रहे हैं, इन्हेलेशन कर रहे हैं, किसकी फॉर्म के अंदर, ऑक्सीजन की फॉर्म के अंदर, कि अगर किसी भी पेशेंट को क्या है सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो हम लोग मास्क के थ्रू मास्क लगा रहे हैं, ऑक्सीजन मास्क लगा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उस ऑक्सीजन के मास्क के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं और पूरी बॉडी की टिश्यूज़ के अंदर और सेल्स के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्हेलेशन क्या होता है, इन्हेलेशन एक ऐसा चीज़ होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एयर को, कोई भी वेपर को या कोई भी गैस को हम लोग लंग्स तक पहुंचाते हैं, ठीक है। इन्हेलेशन दो तरीके का होता है, मेनली इन्हेलेशन दो तरीके के लिए हम लोग देते हैं, लोकल इफेक्ट के लिए भी देते हैं और जनरल इफेक्ट के लिए देते हैं। लोकल इफेक्ट एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर एक पार्ट पर या एरिया पर काम करेगा, और जो जनरल इफेक्ट है वो हमारी पूरी बॉडी के ऊपर काम करेगा। इन्हेलेशन भी दो तरीके के होते हैं, एक तो ड्राई इन्हेलेशन और एक मॉइस्ट इन्हेलेशन। ड्राई इन्हेलेशन हम लोग क्यों दे रहे हैं, ड्राई इन्हेलेशन वो तरीके की जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी गैसेस को, कोई भी फ्यूम्स को या कोई भी वॉलेटाइन ड्रग्स मतलब कि बाहर आते ही क्या हो जाती है, घुल जाती है, ठीक है, उड़ जाती है, तो ऐसी ड्रग्स को हम लोग क्या करते हैं, यूज़ में लेते हैं, तो वो ड्राई इन्हेलेशन में आती है, ठीक है। जैसे कि आप देखो कि फर्स्ट पॉइंट के अंदर इन्हेलेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक, ठीक है। अब जब भी हम लोग क्या करते हैं, सुन लेने के लिए पूरी बॉडी को अगर सुन करने का काम करती है तो हम लोगों ने क्लोरोफॉर्म का नाम सुना है, ठीक है, तो वो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ड्राई इन्हेलेशन की फॉर्म में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सेकंड आ जाता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन्हेलेशन, ये भी हम लोग क्या देते हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम में लेते हैं। नेक्स्ट रहता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी वॉलेटाइन ड्रग होती है, ठीक है, जैसे कि वॉलेटाइन ड्रग जो मेनली क्या होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जिसको जो बाहर आते ही क्या हो जाती है, वाष्पीकृत हो जाती है, ठीक है, उड़ जाती है, तो वॉलेटाइन ड्रग होती है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, मेनली कोई गॉज पीस या कोई रुमाल के अंदर हम लोग उस ड्रग को लेते हैं और हमारे नोज़ के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उसे सूंघते हैं, ठीक है, तो वो फिर हमारे लंग्स तक जाती है और काम करती है, ठीक है। तो ये वॉलेंटाइन ड्रग होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा कि वॉलेंटाइन ड्रग में कौन कौन सी ड्रग है, मेथेनॉल है, एरोमेटिक स्पिरिट्स हैं, अमोनिया है, यूकेलिप्टस है, ये सारी एक तरीके से ही काम करती है, ठीक है। और मेनली जितनी भी वॉलेंटाइन ड्रग है उसको हम लोगों को क्या है, स्किन से एकदम दूर रखना है, ठीक है, वरना क्या है कि बहुत सारी प्रॉब्लम, उसके अलावा जो भी आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, आँखों से दूर रखना है, ठीक है, बर्निंग, आँखों में जलन हो सकती है, तो ये चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट रहता है आपका मॉइस्ट इन्हेलेशन। मॉइस्ट इन्हेलेशन वो वेपराइज फॉर्म के अंदर होती है, ठीक है, जैसे कि स्टीम के अंदर, स्टीम के थ्रू हम लोग ले रहे हैं, भाप के थ्रू हम लोग ले रहे हैं, तो वो हमारी आ जाती है कि मॉइस्ट इन्हेलेशन के अंदर, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मेडिसिन हम लोग क्या करते हैं कि
भाप के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, हमारी लोकल और जनरल इफेक्ट के अंदर हेल्पफुल हो रही है, ठीक है। अब क्या है स्टीम इनहेलेशन, क्या क्या पर्पस होते हैं इनहेलेशन के। सबसे पहले तो ये क्या है, जितना भी कंजेशन होता है, ठीक है, अगर कोई कफ वगैरह जमा हो, ठीक है, हमारे चेस्ट के अंदर या म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर या पैरानेजल साइनस के अंदर, तो क्या होता है वो उनका जितने भी कफ होता है या कंजेशन होता है उसको क्या कर देती है, रिलीव कर देती है, ठीक है। इसके अलावा जितना भी थिक और टिनेशियस म्यूकस है, बहुत ज़्यादा थिक म्यूकस जो है ना, उसको क्या कर देती है, एकदम सॉफ्ट कर देती है, ताकि पेशेंट क्या कर सके, उसे एक्सपेक्टोरेट कर सके, उसे बाहर की साइड में निकाल सके, ठीक है। इसके अलावा क्या हो जाती है, मॉइस्चर प्रोवाइड करती है, ठीक है, ठीक है, जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको ज़्यादा ड्राई नहीं करती है, ठीक है, एक मॉइस्चर प्रोवाइड करती है ताकि पेशेंट को क्या हो, सांस लेने के अंदर प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि जितने भी स्पास्टिक कंडीशंस होती है लैरिंग्स की और ब्रोंकाई की, उससे भी रिलीव करती है, ठीक है। स्पाज्म, जो भी हमारा मसल्स वगैरह स्पाज्म हो जाती है ना, तो लैरिंग्स और ब्रोंकाई की अगर मसल्स जो है स्पाज्म हो गई है तो स्पाज्मिक कंडीशंस को भी क्या कर सकती है, रिलीव कर सकती है, ठीक है। एंटीसेप्टिक एक्शन के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्हेलेशन दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ऑक्सीजन इन्हेलेशन, ठीक है। ऑक्सीजन इन्हेलेशन क्यों ज़रूरी है, ऑक्सीजन इन्हेलेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी क्या है, डिस्निया, ठीक है, डिस्निया जैसी प्रॉब्लम, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की प्रॉब्लम में है, ठीक है, पेशेंट को। तो हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को हाइपोक्सीमिया मतलब ऑक्सीजन के अमाउंट को बहुत ज़्यादा कम होने से हम लोगों को पेशेंट को बचाना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को ऑक्सीजन को एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, ठीक है। मेनली नॉर्मल अमाउंट के अंदर पेशेंट क्या है, 80 to 100 mmHg जो है, जितना भी ऑक्सीजन है ब्लड के अंदर, वो 80 से 100 mmHg में पेशेंट के ब्लड के अंदर रहता है, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन अगर क्या है ये 60 mmHg से नीचे गिर जाए अगर, तो क्या है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा अमाउंट के, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज़ तक नहीं पहुंच पाएगी, टिश्यूज़ तक नहीं पहुंच पाएगी, तो मेनली क्या हो जाएगा, 5 से 7 मिनट के अंदर सेरिब्रल डेथ हो जाएगी, और पेशेंट क्या है 5 से 7 मिनट के अंदर सेरिब्रल डेथ हो जाएगी, और मायोकार्डियम भी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सर्वाइव करने लग जाएगा, और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इन सभी इन सभी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को ऑक्सीजन देंगे, ताकि क्या हो, जितना भी ब्लड के अंदर 80 to 100 mmHg ऑक्सीजन है वो उतनी अमाउंट में ही बढ़ा रहे, और उसकी मात्रा क्या है, 60 mmHg से कम ना हो, ठीक है। नेक्स्ट रहता है आपका, क्यों हम लोग ऑक्सीजन देते हैं पेशेंट को, अगर साइनोसिस कंडीशन में ब्लूइश डिस्कलरेशन हो गया हो पेशेंट की स्किन के अंदर, ठीक है, बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन कम होने की वजह से पेशेंट साइनोस हो गया हो, तो हम लोग उसे ऑक्सीजन देंगे। पेशेंट को लेबर्ड ब्रीथिंग जैसी प्रॉब्लम हो रही है, मुंह से सांस लेने की ज़रूरत पड़ रही है, उसे सांस नहीं आ रही है, मुंह से सांस लेने की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम लोग क्या देंगे, पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। इसके अलावा अगर एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा लो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऐसी कोई जगह होती है जहाँ पर अच्छे से पेशेंट को सफोकेटेड जगह है, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग क्या देंगे, पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। एनीमिया कंडीशन के अंदर हम लोग क्या देंगे, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। बहुत सारे डिजीज़ कंडीशन है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग क्या दे सकते हैं, अगर पेशेंट को सांस नहीं आ रही है, ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया हो, तो ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, ठीक है। पॉइजनिंग कंडीशन के अंदर भी हम लोग क्या दे सकते हैं, अगर कोई भी केमिकल उसने क्या है इंजेस्ट कर लिया या इनहेल कर लिया है पॉइजन, तो क्या करेंगे, हम लोग पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं, ठीक है। हेमरेज, सर्कुलेटरी फेलियर, शॉक, इन कंडीशंस में भी हम लोग क्या दे सकते हैं, पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ओरल सक्शनिंग। ओरल सक्शनिंग क्यों ज़रूरी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितना भी क्या है कंजेशन है, ठीक है, या आप स्पूटम बोलो, कि स्पूटम जो है वो मेनली क्या हो जाता है कि हमारी एयरवे के अंदर या विंड पाइप के अंदर क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है हमारी एयरवे को, जिसकी वजह से क्या होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है। तो ओरल सक्शनिंग का मेन पर्पस यही है कि पेटेंट एयरवे रखना है, ठीक है, ताकि क्या हो, पेटेंट मतलब एयरवे को एकदम क्लियर रखना है, ताकि क्या हो, ऑक्सीजन, पेशेंट जो है ऑक्सीजन अच्छे से ले सके, ठीक है। जितना भी म्यूकस सिक्रेशंस है, ठीक है, जो भी थिक सिक्रेशंस है म्यूकस का या स्पूटम का, उसे हम लोग क्या करेंगे, ओरल सक्शनिंग के थ्रू क्या करेंगे, बाहर की साइड में निकाल देंगे। अब ओरल सक्शनिंग मेनली हम किन किन लोगों को देते हैं, मेनली जो पेशेंट क्या कर सकता है, खुद अपने आप स्पूटम को बाहर नहीं निकाल सकता है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, ओल्ड पेशेंट है, बच्चा है, ठीक है, कोई पैरालाइज वाला पेशेंट है, ठीक है, तो उन लोगों में हम लोग क्या कर सकते हैं, ओरल सक्शनिंग कर सकते हैं। ओरल सक्शनिंग क्या होती है, एक प्लास्टिक का एक सक्शन होता है,
ये कैथेटर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे योंकर भी बोलते हैं। योंकर क्यों बोलते हैं? ये एक जिसने ये नाम दिया है उसने ओरल सक्शनिंग का जो कैथेटर है वो क्या किया था, उसने खोजा था, ठीक है, इसलिए योंकर भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, माउथ का सिक्रेशन या फेरेंजियल का सिक्रेशंस क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। ओरल सक्शनिंग क्यों यूज़फुल है, ठीक है, क्यों यूज़फुल है, मैंने बताया कि जितना भी सिक्रेशंस है उसे हम लोग क्या करेंगे, एयरवे के अंदर से हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ताकि हम लोग क्या कर सकें, वहाँ की एयरवे को क्या कर सके, पेटेंट कर सके और क्लियर कर सके, ठीक है, मेनली, ठीक है। नेक्स्ट रहता है आपका डीप ब्रीदिंग और कफिंग एक्सरसाइज। डीप ब्रीदिंग और कफिंग एक्सरसाइज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डीप ब्रीदिंग और कफिंग एक्सरसाइज से हम लोग क्या कर सकते हैं, लंग कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। लंग की एक्सपेंड कैपेसिटी को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं ताकि पेशेंट क्या हो सके, अच्छे से सांस ले सकें, ठीक है, उसे ब्रीथिंग जैसी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज से और कफिंग एक्सरसाइज से हम लोग क्या कर सकते हैं, कफिंग एक्सरसाइज से ये कर सकते हैं कि कफिंग एक्सरसाइज के थ्रू पेशेंट क्या है, जितना भी म्यूकस वगैरह है वो क्या कर सके, उसे एक्सपेक्टोरेट कर सके, स्पूटम को एक्सपेक्टोरेट कर सके और अपने एयरवे को क्या कर सके, क्लियर कर सके, ठीक है। तो ये डीप ब्रीथिंग और कफिंग एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है। डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज कैन डिक्रीज द रिस्क ऑफ लंग कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, तो निमोनिया से प्रिवेंट कर देगी, ठीक है, निमोनिया से प्रिवेंट करेगी। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज आपको क्या देगी, बहुत सारे ऑक्सीजन को आपकी बॉडी सेल्स और टिश्यूज़ तक पहुंचाने में भी हेल्प करेगी। इसके अलावा क्या हो सकता है, ये एक्सरसाइज बेनिफिशियल भी है। क्यों बेनिफिशियल है, क्योंकि हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी है, ठीक है, एक्सपेंड कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी और जितनी भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है वो भी क्या हो जाएगी, इसके अंदर से कम हो जाएगी, ठीक है। कफिंग और डीप ब्रीथिंग जो है वो क्या हो जाएगी, वो क्लियर म्यूकस और अलाउ करेगी मॉइस्ट कि जो एयरवे है हमारा ड्राई ना हो और उसकी वजह से क्या है, कोई भी इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन ना हो, कोई भी जो भी बैक्टीरिया है वो अंदर जो है वो क्या नहीं, ग्रोथ नहीं कर सके, ठीक है। तो डीप ब्रीथिंग और कफिंग एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। थैंक यू।